नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। चलिए आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि जो 90 नंबर का सवाल आएगा यानी कि 30 क्वेश्चन सीजीएल में सिर्फ जीएस से आएगा। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है जीएस, और जितना होगा ना उतना हम करने का प्रयास करेंगे और आपको रिजल्ट दिलाने का हम फुल प्रयास करेंगे। चलिए आज को क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या खास है। अगर कोई भी चैनल पर नए होंगे तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो लगातार आपको मिलते जाएगा। इसी तरह हम साइंस का भी लेकर आएंगे, इसी तरह हम झारखंड जीके का भी लेकर आएंगे और जितना हो सके ना आपके लिए हम करंट अफेयर के लिए भी लेकर आ रहे हैं। तो आप बस बने रहिएगा और बस सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ये वाला जो अब हम पर क्लास ले रहे हैं। आज का पहला सवाल जो कि बहुत ही मजेदार है और आप लोग जानते भी होंगे कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आप जो सीजीएल का एग्जाम हुआ उसका पेपर देखे कितना इजी था, तो बस ज्यादा हम लोग टफ नहीं पढ़े, मॉडरेट करके हम लोग पढ़ेंगे। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो बताइए आप लोग। तो आपको कुछ याद है ट्रिक वगैरह वाला? तो आप लोग जानते होंगे कि कर्क रेखा जो है ना भाई साहब कहाँ से गुजरती है, तो बताइए। ये जो है हम एक तो ट्रिक लिख रहे हैं, आप इससे आप मिला लीजिएगा। मित्र पर गमछा झाड़, याद है ये वाला? अब देखिए मिला के इसमें क्या आपको याद है, क्या एम से क्या माँ से क्या हो जाएगा, तो माँ से हो जाएगा आपको मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से बताइए रा से क्या हो जाएगा, रा से राजस्थान हो जाएगा आपका, गा से क्या हो जाएगा, गा से हो जाएगा गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। यानी कि हमारा जो ये कर्क रेखा है इसमें ऑप्शन जो दिख रहा है ना, आप बताइए कि क्या सही है इसमें। तो क्या इसमें ऑप्शन में आप देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम बिल्कुल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है यानी उपयुक्त सभी है। तो कौन हो जाएगा, 8 राज्यों से, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, नीचे सातवां और ये आठवां, 8 राज्यों से होकर यह गुजरती है। चलिए अगर हम यहाँ पे कर्क रेखा पूछेगा तो कर्क रेखा कहाँ से है, कर्क रेखा किसको बोलते हैं, आप ये देखिए। ये क्या है, ये पृथ्वी पूरा है। एक कौन सा रेखा है, ये 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, बताइए आप लोग, याद है कुछ हो तो इसको क्या बोलेंगे, अगर बोल लेंगे कि ये विषुवत रेखा है। क्या है, विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री पर है। इससे ऊपर वाला को यहाँ पर जो है बोल रहे ना 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण को इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण को, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मकर रेखा। इसका बोलते हैं मकर रेखा। चलिए आज का मजा आ जाएगा पढ़ने में। दूसरा सवाल है कि भारत में सर्वाधिक कोयले किस क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। चलिए आपको हम बताते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण, पहले हम आपको बता देते हैं उसके बाद आप आंसर खुद बता दीजिएगा। चलिए आप थोड़ा सा हम बोर्ड का कलर चेंज कर ले रहे हैं। हाँ चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम धारवाड़ बात करें, इसमें ऑप्शन क्या, ऑप्शन बाय बताइए। धारवाड़, धारवाड़ की अगर बात करें तो धारवाड़ में क्या होता है, धारवाड़, इसके बारे में जानिए कि धारवाड़ जो है ना ये किससे बना है, ये चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से बना है। क्या, अपर्दन व निक्षेपण से मतलब बना है, ठीक है। इसलिए इसको क्या हुआ, इसको इसीलिए इसको एक और बोलते हैं, इसे अवसादी चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे अवसादी चट्टान भी बोला जाता है, अवसादी चट्टान। चलिए ठीक है, ये सबसे प्राचीन है, धारवाड़ जो है ना ये सबसे प्राचीन है। इसका एग्जाम्पल भी लेके हम आपको बताएंगे। यह क्या है, यह सबसे प्राचीन है। क्या है, सबसे प्राचीन है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, लिखिएगा नोट कीजिए, जीवाश्म नहीं। थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा, थोड़ा कोऑपरेट कर दीजिएगा। और अगर हम बात करें इसका, हम एग्जाम्पल लेते हैं धारवाड़ क्रम चट्टानों का, तो क्या हो जाएगा धारवाड़ के एग्जाम्पल में, ये जो हमारा है ना अरावली पर्वतमाला, ये इसी धारवाड़ जो है इसी का भाग है, कौन, अरावली पर्वतमाला।
माल। चलिए, और हम अगर बात करें दूसरा के बारे में, और क्या है इसमें ऑप्शन में कुड़प्पा भी था, तो कुड़प्पा बारे में जान जाइए, तो आपको आंसर जानने में वो बहुत मजा आएगा। कुड़प्पा, ठीक है। कुड़प्पा बारे में हम जानते हैं कि ये जो है ना, इसी का उल्टा है कि, या जो इसी का जो निक्षेपण होता है, अपर्दन और निक्षेपण जो हुआ धारवाड़ क्रम का, इसका हम अलग पेन ले लेते हैं। धारवाड़ इसमें है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन से व निक्षेपण से हुआ, व निक्षेपण से हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो ये चट्टान है ना धारवाड़, इसी का अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो कौन सा का बना चट्टान, कुड़प्पा बना, ठीक है। इसका इसका जो होता है ना, इसका प्रयोग, इसका जो होता है, बलुआ पत्थर हो गया आपका, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, इसी से बनता है सब, ठीक है। चूना पत्थर, एस्बेस्टस और भी है, संगमरमर है, चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम फिर विंध्यन, विंध्यन तो बताते हैं, सब हम बता देंगे क्या क्या है विंध्यन, आप बस अंत तक बने रहे। विंध्यन, विंध्यन, ठीक है। विंध्यन में इस ये जो है ना, एक प्रकार का अवसादी चट्टान है। क्या है, अवसादी चट्टान है। कैसा चट्टान है, तो अवसादी। चलिए, इसमें हम बात करते हैं ये इसका निर्माण कैसे हुआ। तो आप लोग जो जस्ट पीछे पढ़े कुड़प्पा का, तो कुड़प्पा का क्या हुआ, कुड़प्पा के चट्टानों के बाद क्या हुआ ना, अवसादों के निक्षेपण से हुआ। अब इसका क्या है, अब जो विंध्यन का निर्माण हुआ है, वो कुड़प्पा के अवसादों से, अवसादों व अवसाद व निक्षेपण से हुआ। किससे हुआ, अवसाद या निक्षेपण से, किसका, तो कुड़प्पा का। चलिए, इसमें जो है ना विंध्यन में, ये बहुत याद रखिएगा, इसमें जीवाश्म के भी प्रमाण मिलता है। किसका प्रमाण मिलता है, जीवाश्म के भी, ठीक है, जीवाश्म के भी प्रमाण। अगर हम और बात करें इसके बारे में, इसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें अगर एक और पॉइंट कौन सा था हमारा, गोंडवाना। गोंडवाना, ये लिखते जाइएगा आप लोग, गोंडवाना। अब गोंडवाना का निर्माण कैसे हुआ, गोंडवाना। चलिए, गोंडवाना, इस जो है ना, ये गोंडवाना क्रम में जो चट्टाने हैं, एक कार्बोनी फेरस से जुरेसिक काल के बीच इसका निर्माण हुआ। कब हुआ था इसका निर्माण, कार्बोनी कार्बोनी फेरस हुआ से जुरासिक जुरासिक काल के बीच इसका निर्माण हुआ, काल के बीच इसका निर्माण। चलिए, ठीक है, एक पॉइंट बन गया। और इसके बारे में क्या खासियत है, इस जो है ना, इसका जो नाम पड़ा गोंड, वो कहाँ से पड़ा, तो कहाँ से पड़ा था ये, तो एमपी के एक गोंड क्षेत्र है, ये गोंडवाना इसका नाम जो पड़ा, एमपी के गोंड क्षेत्र से इसका नाम क्या पड़ा, गोंडवाना पड़ा। और बताइए, इसमें हम, इसमें सवाल में आप देखे होंगे कि कोयला का पूछा है, तो कोयला इसमें क्या है, इसमें अधिकांश कोयला पाया जाता है। और इसमें जो इस चट्टान में है, इसमें क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। चलिए, अब आप आंसर जो है, मतलब आप बता सकते हैं। अगर हम बोले कि सर कोयला कैसे बना जाए नीचे, जैसे हमारा बात करें जो भूमि धसा, तो उसमें जो धसा होगा, तो सब में पेड़ पौधे जीव जंतु वगैरह सब अंदर चले गए, और ताप और दाब से वो क्या हुआ, कठोर बनते गए। मतलब जितना ताप दाब सहिएगा उतना आप निखरिएगा। तो कोयला अगर और ताप दाब सहता तो आज हीरा बनकर निकलता, समझे ना। चलिए, इसी को आप मेहनत करते रहिए, आपको फल जरूर मिलेगा। इससे पूछा था कि भारत सर्वाधिक कोयला किस क्रम के चट्टानों में पाया जाता है, तो कौन सा क्रम हो गया था, देखिए आपको बताया ना, गोंडवाना। कौन सा हो जाएगा, गोंडवाना। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे, इसी तरह पढ़ेंगे भाई साहब, मजा आ जाएगा, ऑप्शन का तोड़ फोड़ कर देंगे। अगला सवाल है कि सर क्रीक कहाँ स्थित है, कुछ याद है, सर क्रीक जो हमेशा विवाद में रहता है, इसीलिए हम इसका क्वेश्चन लिए कि सर क्रीक जो है कहाँ पे स्थित है, बताइए कहाँ पे स्थित है। हम इसका थोड़ा सा, हमेशा है कि ये गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक की सीमा पर यह स्थित है। ये जो है ना, सर क्रीक के बारे में थोड़ा जानते हैं, सर क्रीक, सर क्रीक, ठीक है। ये जो है एक दलदली क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है। कैसा, दलदली क्षेत्र, ठीक है ना। और हम बात करें ये कहाँ पे किस तरफ है, तो हिंद महासागर की तरफ यह जो है ना
हिंद महासागर की तरफ ये है, हिंद महासागर नहीं, इधर क्या बोलते हैं, बंगाल के, गुजरात की तरफ लगा हुआ, तो वहां कौन सा हो जाएगा, वो बंगाल की तरफ हो जाएगा। और ये जो है भारत पाकिस्तान की समुद्री सीमा, पाकिस्तान इंडिया की जो है यह समुद्री सीमा का एथी है, समुद्री सीमा है ये जो हम बात करें दलदली क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर क्या है, यहाँ बिच्छुओं का घर है, किसका, बिच्छुओं का, याद रखिएगा, बिच्छुओं, बिच्छुओं का घर है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं, तो कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा, गुजरात के साथ लगने वाली भारत से पाक की सीमा पर यह सर्करिक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, याद है कुछ, बिग बैंग संबंध थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी जो संबंधित है, किससे संबंधित है, क्या महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड उत्पत्ति से, या हिमालय की उत्पत्ति से। चलिए एक अगर के हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, कौन सा हो जाएगा, याद है कुछ, ये जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। आप सब बोलिएगा सर कैसे हुआ। चलिए हम अगर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बात करें तो ये कौन दिया था, तो अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर कब दिया था, वेगनर ने दिए थे, कब दिए थे, 1912 में, 1912 में। इसमें क्या बताया था, इसमें बताया था कि पृथ्वी एक समय सब सटा हुआ, जैसे जिग्स ऑफ फीट, तो फिर जीवाश्म की पता लगाया, इसमें क्या करते, क्या सब पता लगाया कि पृथ्वी एक क्या था, एक मतलब सब सटा हुआ था, जो अभी क्षेत्र देखते हैं ना अलग अमेरिका जितना प्लेट बटा हुआ है, तो सब क्या था, सब सटा हुआ था इसी में। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से क्या हुआ, जैसे इसमें क्या हुआ ना कि एक बिग बर्ड होने का एक एकक था यहाँ पे, ठीक है, एकक, एक वही एक स्फोट हो गया, क्या हो गया, मतलब ये धड़ाम से आवाज किया, इतना ताप दाप सहते गया, बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो क्या हुआ कि ये खतरनाक विस्फोट किया, क्या किया, विस्फोट किया, और कितना सेकंड में बन गया, तो 1.43 सेकंड में यह पूरा जो है गैलेक्सी का निर्माण हो गया, और जितना भी आप देख रहे हैं पृथ्वी वगैरह, ये सब इसका निर्माण हो। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बात करें, हिमालय की उत्पत्ति, तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे होगा, ये ना टेथिस जो है, टेथिस सागर जो है ना, टेथिस सागर नाम सुनेंगे, टेथिस सागर, टेथिस सागर नामक एक महान भूसन्नति से हुआ, क्या हुआ, एक महान भूसन्नति से मतलब टकराया, ठाई, तो क्या हो गया वहां पर, अब हिमालय के निर्माण, एक कितना साल पुराना है हिमालय, याद है कुछ हो, ये जो है ना 120 मिलियन वर्ष क्या है, ये पहले का हुआ था, 120 मिलियन वर्ष पहले। अब बोले ज्वालामुखी विस्फोट कैसे हुआ, जैसे कि पृथ्वी के नीचे क्या है, ये जो है ना तरल पदार्थ है ना, तो पृथ्वी के नीचे हम लोग जब फटता है, जैसे कि आप ये लीजिए यहाँ से फटा, तो नीचे इसको क्या बोलते हैं, मैग्मा, जब बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, लावा, याद रखिए। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अगला सवाल है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में क्या करती है, बांटती है, उसको क्या कहलाती है बताइए, पृथ्वी की जो वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उस क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है ये कहलाती है भूमध्य रेखा। बोलिए सब भूमध्य रेखा कहाँ पे है, चलिए हिम्मत रखिए सब बताएंगे। ये मान के चलिए हमारा पृथ्वी, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये भूमध्य रेखा जो कि जो 0 डिग्री पर है, कितना 0 डिग्री पे। अगर एक कर्क रेखा कहाँ पे पूछेगा, तो कर्क रेखा कहाँ पे बताया था ना अभी आपको, तो कहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ में। और मकर रेखा, तो मकर रेखा ये जो है ना एक यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ में, याद रखे। ऐसा बोले सर यही तक काहे खींचा गया है, मतलब इसका इसका प्रश्न हो सकता है कि सर यहीं तक क्यों खींचा गया है मकर रेखा, 24 डिग्री का नहीं खींचा, 25 डिग्री का नहीं खींचा, या 18 का नहीं, ये जो है ना इसलिए यहाँ पे खींचा, जो सूर्य होता है, सूर्य हमारा उसका अधिकतम जो जाता है ना, सूर्य का प्रकाश अधिकतम यहीं तक जाता है, इसीलिए ऊपर में कर्क रेखा, नीचे में और नीचे में कौन सा, मकर रेखा। चलिए अगला सवाल है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है, बताइए किसमें होता है यज्ञ संबंधी, बताइए। चलिए हम एक करके आपको बता देते हैं कि तब आपको ऑप्शन जानने की स्थिति में आप आ जाएंगे। अगर हम बात करें ऋग्वेद, ऋग्वेद, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं तब आपको पता चल जाएगा। ये जो है ना ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है, क्या है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ, ठीक है। इसमें जो है कितना अध्याय है, 10 अध्याय है, 10 अध्याय, 1028 जो है वो सूक्त है,
और 11,000 क्या है मंत्र है, 11,000 मंत्र। और बताएं इसके बारे में। ये जो है ना 125 औषधियों, कितना 125 ऐसी औषधियों के बारे में, ऐसी औषधियों के बारे में बताया है, बताया बताया गया है इसमें। जो 100 स्थान जो जो है ना, जो 107 स्थानों पर पाए थे, कहाँ पे, जो 107 स्थानों पर पाया जाता है। सोचिए उस समय कितना इसका महत्वपूर्ण रोल था। और हम बात करें, आगे हम बात करते हैं सामवेद। सामवेद, चलिए पेन को चेंज करते हैं और लिखने का प्रयास करते हैं। आप भी लिखिएगा साथ साथ में, ठीक है, इसलिए हम आप ऑप्शन का तोड़फोड़ लेकर आए हैं। चलिए सामवेद, थोड़ा मिटा लेते हैं इसको। सामवेद, चलिए सामवेद लिखिए आप कॉपी में। लिखते हैं सामवेद, सामवेद लिखिएगा। लिखिएगा कि यह जो है ना गीत संगीत का प्रधान है। सामवेद को क्या है, इसमें गीत संगीत का यह प्रधान है, ठीक है। और हम बताते हैं, ये जो है ना, ये प्राचीन आर्यों द्वारा क्या किया जाता था, साम गान किया जाता था, मतलब नाच गान किया जाता था। साम गान मतलब जो प्राचीन आर्य थे, आर्यों द्वारा साम गान किया जाता था। क्या किया जाता था, नाच गान या साम गान किया जाता था। और बताएं इसके बारे में। ये जो है ना सबसे छोटा है आकार की दृष्टि में, यह छोटा है, छोटा। और हम बताते हैं इसके बारे में। इसका जो है ना अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, वह ग्रंथ जिसके मंत्र के गाए जा, इसका मतलब है कि इसका जो मंत्र है ना वो गाए जा सकने वाला है, मतलब यह गायन लायक है। मतलब इसका मंत्र क्या है, इसका मंत्र गाए जा सकने वाले हैं, मंत्र गाए जा सकने वाले हैं। चलिए, अगर हम फिर यजुर्वेद की बात करें, इसमें क्या पूछा है, विधि विधान संबंध। आप बस बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लाए हैं तो कुछ सोच के ही लाए यजुर्वेद। चलिए यजुर्वेद के बारे में लिखिएगा थोड़ा सा। यह यज्ञ मंत्रों का वर्णन है, यज्ञ, मिल गया ना आंसर, यज्ञ मंत्रों का इसमें वर्णन है, ठीक है। और बता इसका, ये इसका यजु का अर्थ क्या होता है, यजु का अर्थ जो होता है ना, इसका अर्थ होता है समर्पण। क्या होता है, समर्पण, याद रखिएगा। समर्पण मतलब जानते हैं ना कि यज्ञ में क्या करते हैं हम लोग, घी वगैरह डालते हैं तो हवन करते हैं, या क्या करते हैं वो सब, क्या समर्पण तो ही करते हैं ना। इसीलिए इसमें क्या पूछा है, विधि, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी अजुर्वेद। चलिए और बताएं, चलिए आगे बताते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं पूछा है। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको कुछ ध्यान है, ध्यान नहीं है तो बस ध्यान आने का प्रयास कीजिए और हम बताते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा का खोज दयाराम साह ने किया था, बिल्कुल सही। कब किया था, ये किया था 1921 में। लोथल का, एस आर राव, बिल्कुल सही। इसका कब खोज हुआ था, लोथल का, लोथल का जो हुआ था 1954 में हुआ था। जो कहाँ पे है, ये भोगवा नदी किनारे, कहाँ पे है, भोगवा नदी किनारे। चलिए याद रखिएगा। और ऊपर वाला रावी, कहाँ पे है, रावी। अब सुरकोटोदा क्या, जेपी जोशी, बिल्कुल सही है। ये भी कब हुआ था, 1964 में हुआ था। कहाँ वो कब हुआ था, 1964 में। चलिए 1964 में, याद रखिएगा। अब धोलावीरा इसमें बिल्कुल गलत है। धोलावीरा है जो है ना, इसका खोज किया था कौन, ये किया था जेपी जोशी ने। कौन किया था, जेपी जोशी ने इनका खोज किया था, याद रखिएगा। जेपी, जेपी जोशी। तो कौन सा गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये कब खोजा था, 1967-68 में खोजा गया था धोलावीरा। तो ऑप्शन जे ए वाला है, बीके थापर जो था वो गलत है। इसका खोज कौन किया था, इसका खोज किया था जेपी जोशी ने। अगला सवाल,
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थे। प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थे, तो कौन सा है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है ना भाई साहब, इसका है कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है ना, उसमें दास्तान नहीं थे। तो इसका अर्थशास्त्र रचयिता कौन है, याद है आपको, चाणक्य। ठीक है, आप सही बोले। और मुद्रा राक्षस का, तो मुद्रा राक्षस का कौन हो जाएगा, बताइए। इसका है विशाख दत्त। कौन, विशाख दत्त। चलिए और बताएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हदीस है, हदीस नाम सुने हैं, मुसलमान से संबंधित है। हदीस जो है ना, ये एक प्रकार का इस्लामिक कानून है। क्या है, एक प्रकार का इस्लामिक कानून है। इसके बारे में थोड़ा बात कर ले हम। चलिए बात कर रहे थे कि जो पैगंबर, हम सुनाते हैं, कहानी लिखने में ज्यादा टाइम चल जाएगा, तो आप सुनिए। ये पैगंबर मोहम्मद साहब की बातों या परंपराओं का इसमें क्या है, संग्रह है। इसमें क्या क्या है, तो ये धार्मिक कानून है, नैतिक मार्गदर्शन है, के मुख्य स्रोत है। मतलब इसमें इसमें कानून बना हुआ है, धार्मिक कैसे पालन करना, आपको नैतिकता कैसे लाना है, इसका जो है इसमें मुख्य स्रोत है। तो थोड़ा सा लिख देते हैं, यह क्या है, धार्मिक, धार्मिक कानून और नैतिक, नैतिक मार्गदर्शन, मार्गदर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा है, चलिए आपको हम बताएंगे, बहुत ही मजा आए। ऑप्शन का तोड़ फोड़। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कर कीजिए और उनको काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए हम आपको डेट लिख देते हैं, आप खुद व्यवस्थित कर लीजिएगा, ठीक है। डेट लिखे, लिखे क्या, यहाँ पर हम डेट लिखते हैं। पहला लिखते हैं देवराय की लड़ाई, आप खुद व्यवस्थित, कब याद है, देखिए देवराय की लड़ाई कब हुआ था, 12 से 14 अप्रैल, 12 से 14 अप्रैल 1659। ठीक है। दूसरा है बनारस। बनारस का जो पास सुजा की पराजय हुआ था, वो कब हुआ था, तो 1658 में हुआ था। सामूगढ़ की लड़ाई, तो सामूगढ़ की लड़ाई कब हुआ था, 29 मई, कब हुआ था, 29 मई 1658 को। ठीक है। अब है धर्मत का विजय। धर्मत का विजय हुआ था 15 अप्रैल 1900, 1658, कितना, 1658 को। अब देखिए कि सबसे इसमें क्या पूछा है कि उनको काल क्रम सजाना, कि पहले कौन हुआ था, उसके बाद मतलब सजाना है। तो इसका सजाने का देखिए कि इसमें 1658, 1658, 1658 और 1659, तो पहले कौन हो जाएगा इसमें, बताइए। इसमें कौन होगा पहले, इसमें जो है ना, ये 1658, इसका डेट नहीं लिखा, लेकिन 1658 हो जाएगा। कौन सा, ये पहला हो जाएगा, कौन सा हमारा, तो देवराय की बनारस के पास सुजा की पराजय। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। देखिए ये हो गया, ये पहला नंबर हो जाएगा हमारा। और उसके बाद कौन सा है, देखिए डेट है कुछ, डेट में देखिए कि ये अप्रैल है और ये मई है, तो कौन सा हो जाएगा फिर, तो हरमत हो जाएगा, यानी कि दूसरा हमारा ये हो जाएगा, तीसरा हमारा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, याद रखेगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या है। तो बताइए आप लोग। आप हम इधर लिख देते हैं साइड में, तो आप बताने में सक्षम हो जाएंगे। अंबुर, इसमें क्या है, इसमें पूछा है कि लड़ाई कब कब हुआ था। ये पहला ऑप्शन से ही ले लेते हैं, तो वांडीवास। वांडीवास कब हुआ था, ये हुआ था कब, वांडीवास हुआ था 1760 में। और फिर क्या है, बक्सर। बक्सर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, अंबूर। अंबूर है, कब हुआ था ये अंबूर का लड़ाई, ये हुआ था आपका कब, ये हुआ था 1749 में। और कौन बच गया, पलासी। पलासी तो जानते हैं, पलासी कब हुआ था, तो 1757 में। तो बताइए पहले कौन हुआ था, याद है। तो देखिए डेट हम लिख दिए, इसलिए लिख दिए ताकि आपको पता चल जाए। तो सब 17, 17, 17 है, लेकिन एक कहीं 64 है, 49, 57, पहले कौन हो जाएगा, तो पहले कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर बताइए। तो पहले कौन हो जाएगा, हमारा अंबूर का लड़ाई, अंबूर इसमें है। फिर क्या हो जाएगा 57 में, फिर बताइए, 57 में फिर पलासी हो जाएगा, फिर वांडीवास कब हुआ था, वांडीवास हुआ था 1760 में, फिर बक्सर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही सुटेबल खा रहा है, हम व्याख्या जो देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? बताइए कब किया गया था वंदे मातरम? ये जो है ना, ये किया गया था कब? उन स्वदेशी आंदोलन में जो है ये वंदे मातरम का व्यापक रूप से प्रयोग कब हुआ था? ये 1905 में, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? जो किस अधिनियम के द्वारा जो है वो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो कब की गई? ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो हुआ था ना, उसके द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो कौन है इसमें? प्रेस स्वतंत्रता है क्या? ये तो हमारा मूल अधिकार है, तो किसमें आ जाएगा मूल अधिकार प्रेस स्वतंत्रता? ये आर्टिकल 19 के 1 के सब क्लॉज में ए में है, चलिए याद रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता भी हमारा क्या मौलिक अधिकार, तो किसमें है? ये जो है ना 25 से 28 आर्टिकल में है आपका धर्म की स्वतंत्रता। विधि की समझ समानता, बिल्कुल ये जो है अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि की समझ सब बिल्कुल बराबर, लेकिन समान नागरिक संहिता जो होता है यूसीसी, ये हमारा जो है नीति निषेधक तत्व है, याद रखिए। अगला सवाल, किस सदन के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? बताइए किस सदन के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? तो बताइए आप लोग, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका लोकसभा। लोकसभा, ये बताइए तो लोकसभा कौन सा आर्टिकल में है? तो कौन सा आर्टिकल में? ये आर्टिकल नंबर कितना है? आर्टिकल नंबर 81 में है। राज्यसभा, तो राज्यसभा कितना में है? राज्यसभा है 80 नंबर में। और संसद, तो संसद कितना में है? संसद हमारा, संसद जो है संसद आर्टिकल में ये है 79, मानी कि आप सरला ट्रिक याद रखिएगा, सरला। तो बताइए ये हो जाएगा 79, 80 और 81। चलिए, भारत में लोकसभा का स्पीकर जो लोकसभा अध्यक्ष है, यानी स्पीकर जो भारत में लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? ये जो है ना भाई साहब, ये इसको क्या किया जाता है? इसको जो है चयनित किया जाता है, मतलब स्पीकर का हम जो है वो चयन करते हैं, ना कि निर्वाचित करते हैं, ना मनोनीत करते हैं, इसको क्या करते हैं? चयनित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना, ये संसदीय विधान के अनुसार निर्वाचित होता है, मतलब क्या होता है? संसदीय विधान के अनुसार। चलिए, इस अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? बताइए कौन सा भाग जो है वो नगर पालिका से संबंधित है? तो कौन सा भाग इसमें है? एक जो है भाग आप देख रहे हैं, कौन सा? ये भाग 9वां का ए जो है ये नगर पालिका से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? इसमें क्या पूछा है आपको? इसमें पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? तो किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? बताइए। ये जो है ना, ये अनुच्छेद 231 में ऐसा कहा गया है, ठीक है। अब बोलेगा सर अनुच्छेद 216 क्या है? इसमें क्या है? ये न्यायालयों के संगठन है। क्या है इसमें? न्यायालय के संगठन। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें से कि आ जाएगा आपका कौन कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा न्यायालयों की संख्या तय करने का इसमें अधिकार होता है। किसमें? अनुच्छेद 216 में। अनुच्छेद 225 की अगर हम बात करें, 225 या 230, 230 हम देख लेते, ठीक है। वो 225 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 230 है कि उच्च न्यायालय की क्या है इसमें अधिकार क्षेत्र का विस्तार है, में जो उच्च न्यायालय है उसका विस्तार कहाँ है? उच्च न्यायालय का विस्तार। चलिए, अगला सवाल है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट की परीक्षण कौन सा संसदीय समिति करती है? इसे पूछा है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट की परीक्षण कौन सा संसदीय समिति करती है? तो कौन सा संसदीय समिति करती है? ये करती है लोक लेखा समिति के द्वारा इसकी जो है रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के परीक्षण किया जाता है। अगला सवाल है कि अधिक
दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक क्या क्या होगा। जैसे कि अभी आप 1 रुपया में दो टॉफी खरीदते हैं। अगर मान के चलिए आपका 2 रुपया आय हो गया और इधर भी महंगा हो जाएगा तो कितना होगा, आप उतना ही खरीदेंगे, कितना, इसमें भी 2 ही रुपये का खरीदेंगे, यानी कि 4 हो जाएगा। तो क्या हुआ, आपका मान के चलिए पैसा बढ़ा, तो क्या आपको मतलब ये थोड़ी हो जाएगा कि मतलब पैसा बढ़ा, मान 100 रुपये बढ़ा तो 100 रुपये वस्तु के दाम भी तो बढ़ गया। तो क्या कीजिएगा, आप उतनी ही चीज को खरीदिएगा, यानी यह अपरिवर्तित रहती है। मतलब कि आपका मान के चलिए 100 रुपये तनख्वाह था और पहले आप 1 किलो आटा लेते थे क्या, ठीक है, आटा उस समय कैसा था, आटा 20 रुपये था, ठीक है, अभी आप 200 रुपये कमा रहे हैं, अभी आटा कैसे हो गया 40 रुपये किलो। तो आप क्या, आप मात्रा मतलब उतनी ही तो ले रहे हैं ना, इसको बढ़ा तो नहीं रहे। अब भले आप में आय में परिवर्तित मतलब अपरिवर्तित रहेगी, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। अगला है बंद अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बताइए बंद अर्थव्यवस्था क्या है। ये हम बताते हैं कि बंद जो अर्थव्यवस्था होता है ना भाई साहब, इसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। जैसे कि मान चलिए कि जो साउथ कोरिया है आपका, तो साउथ कोरिया किसी से मतलब नहीं रखता है, ना आयात ना निर्यात, बस अपने संसाधनों का उपयोग करता है, किसी पर डिपेंड नहीं रहता है, समझे ना। चलिए अगला सवाल है कि भारत में नीति आयोग है, जो नीति आयोग है किसके स्थान पर आया था, ये योजना आयोग के स्थान पे आया था, नीति आयोग के स्थान पर। इसके जो नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो नीति आयोग की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को होता है। कब होता, 2015 को नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो है वो क्या करता है, ये क्या कौन सा संस्था है ये जो है ना भाई साहब, इसकी जो एक संस्था है, ये आपका हो जाएगा, ये एक सलाहकारी संस्था है नीति आयोग। अब इस नीति आयोग का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा फुल फॉर्म, लिखिए लिखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, लिखिए नेशनल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, MING ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप राइटिंग में मजे सिर्फ सुनिए अब, ठीक है, आप लिखिएगा सुन के इंडिया। इसका क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला सवाल आप लेते हैं कि बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि, बताइए बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि, बताइए ये जो है ना, ये क्यों बढ़ती है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या इसमें बढ़ती जाती है। जैसे कि बेरोजगार है बेचारा, और उसमें क्या होता है कि इसका बाल बच्चा, फिर इसका मतलब ये भी तो मतलब ये थी हो जाता है, तो पैसा नहीं रहता है। तो क्या होगा, इसकी जो है कि गरीबी रेखा से नीचे रेखा रखने वाले, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या क्या होती है, इसमें बढ़ती है। अब बोले बेरोजगार किसको कहिए आप, बेरोजगार, बेरोजगार, बेरोजगार किसको बोलेगा। बेरोजगार किसको कहिएगा बताइए आप, बेरोजगार परिभाषा जानते हैं इसका क्या, बेरोजगार क्या है ना, उसको बोलेगा कि जिसको काम करने में सक्षम है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, और उसको क्या बोलेंगे बेरोजगार। जैसे काम करने इच्छुक आदमी है, मतलब हम काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम बेरोजगार, हम काम करबे नहीं करबो, तो इस आप तो आपका लापरवाही है ना। जिसको काम नहीं, काम करने के इच्छुक है लोग लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बेरोजगारी बोलते हैं। उत्पाद शुल्क क्या है, क्या है उत्पाद, जो एक्साइज ड्यूटी हमारा लगता है वो क्या लगे हमारा, जो उत्पाद शुल्क है ना भाई साहब, ये हमारा एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। हमको डायरेक्ट उसको नहीं चुका, जैसे कि आप मैगी खरीदे या कुछ खरीदे, चावल खरीदे या कुछ कॉपी किताब, क्या आप उसमें डायरेक्ट रूप से टैक्स पे करते हैं क्या, इसमें डायरेक्ट रूप से हम लोग पे नहीं करते। जबकि उसमें क्या होता है, देखिएगा वहां लिखा होगा MRP INC इंक्लूडेड, उसमें लिखा हुआ था, देखिएगा कुछ सामान खरीदिएगा तो उसमें टैक्स इंक्लूड करके लिखा हुआ रहता है, यानी कि टैक्स हम लोग जो है ना अप्रत्यक्ष रूप से भरते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग क्या भरते हैं, प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि हमको क्या सामने से मतलब प्रत्यक्ष रूप से हाथों हाथ देना पड़ता है, सो क्या अप्रत्यक्ष रूप से कि आप कमा रहे हैं पैसा, तो पैसा आप कमा रहे हैं तो उसमें सीमा निर्धारित है ना कि इतना से उतना के बाद पैसा लगेगा या टैक्स लगेगा, GST लगेगा, तो क्या हम प्रत्यक्ष रूप से उसको पे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्न में से कौन एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है,
बताइए कौन सा इसमें है ना कि जो औद्योगिक के लिए ये प्रोत्साहकी नहीं है, तो मेक इन इंडिया ही तो बना था, ये सब क्या है औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल्कुल सही, ये भी है ना, ये प्रोत्साहित है, मतलब इसमें क्या है, ये औद्योगिक के विकास के लिए प्रोत्साहित है। इसमें पूछा नहीं है, स्टार्टअप इंडिया भी प्रोत्साहित है, लेकिन डिजिटल इंडिया का प्रोत्साहित है, ये बिल्कुल नहीं है, ये नहीं होगा हमारा। मेक इन इंडिया, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया क्या है हमारा औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित है, लेकिन डिजिटल इंडिया जो है नहीं है। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद सभी को।